जम्मू कश्मीर असेंबली में लाया गया स्टेटहुड और स्पेशल स्टेटस का रेजोल्यूशन और उसके बाद 370 की चर्चा। आखिर क्या वो रेजोल्यूशन हुआ है फिक्स? आप देख रहे हैं सरकारी चालीसा का एपिसोड नंबर 36। नमस्कार, मैं हूं दीपक खजूरिया और मेरे साथ आज दो गेस्ट जुड़ रहे हैं। एक रोज ही की तरह मेरे सहयोगी पवन शर्मा तो हमारे साथ जुड़ेंगे और साथ ही साथ बाहर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं सीनियर जर्नलिस्ट दिनेश मल्होत्रा। अच्छी समझ रखते हैं पॉलिटिक्स की भी। तो सबसे पहले दिनेश जी के पास ही चलते हैं। आज बीजेपी ने एक वर्कशॉप, एक सेमिनार अपने दफ्तर में किया जो बीजेपी के लीगल सेल ने किया, और इसके ऊपर उन्होंने एक समीकरण ये बनाया कि जो रेजोल्यूशन लाया था एनसी गवर्नमेंट ने वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल था। अब जब असेंबली कॉन्स्टिट्यूशनल है, सरकार भी कॉन्स्टिट्यूशन के तहत बनी है, तो रेजोल्यूशन जो पास हुआ उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल कैसे कहा जाए, ये सवाल भी पत्रकारों ने पूछा। तो ऐसे में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सत शर्मा ने कहा कि असेंबली तो जेन्युइन थी, मगर उसके अंदर स्पीकर का जो बिहेवियर था उससे ऐसा लगा कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल जो है रेजोल्यूशन पास किया गया। दिनेश जी, आप कैसे देखते हैं? बीजेपी इस मुद्दे को ज्यादा भुना रही है या वाकई ही मुद्दा भी बहुत इंपॉर्टेंट है? दीपक जी, पहले तो बहुत आपका शुक्रिया, बड़ा बड़ा जी। तो बहुत शुक्रिया आपका। जैसे आपने बात की, मुझे लगता है बीजेपी को ज्यादा इस मुद्दे को भुनाना नहीं चाहिए। महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव हो गए हैं। ये महाराष्ट्र और झारखंड में बीजेपी ने इस मुद्दे को काफी इफेक्टिवली भुनाया। कहा कि बीजेपी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के नाम पे कांग्रेस को उन्होंने बेसिकली टारगेट किया, शिवसेना को टारगेट किया, एनसीपी को टारगेट किया। जो उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस की सहयोगी पार्टी है, इंडिया अलायंस का पार्ट है। अब मुझे लगता है कि बीजेपी जम्मू संभाग में आने वाले पंचायत चुनावों को लेकर शायद इसको ये कह रही है कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। वैसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल वाली इसमें कोई बात नहीं है। असेंबली के पास पूरा राइट होता है, असेंबली कोई भी रेजोल्यूशन पास कर सकती है। ये इसमें तो ऐसी कोई बात नहीं। जब बीजेपी ये आर्गुमेंट दे रही है कि 370 जब पार्लियामेंट ने रिवोक कर दिया है और सुप्रीम कोर्ट ने उस पर अपनी मुहर लगा दी है उस रेवोकेशन पे, तो इसलिए पार्लियामेंट से और सुप्रीम कोर्ट से जम्मू कश्मीर की असेंबली ऊपर नहीं है। तो अगर हम रेजोल्यूशन को पढ़ें जो उन्होंने मूव किया, उसमें 370 को मेंशन नहीं किया गया। नहीं था। कोई भी स्टेट ये डिमांड कर सकती है कि हमें स्पेशल स्टेटस दिया जाए। पहले आंध्र प्रदेश ने भी डिमांड की थी, एक बार बिहार ने भी ये डिमांड की थी। तो मुझे लगता है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, पॉलिटिकल इशू बन गया और बीजेपी आने वाले दिनों में इसको बनाएगी। और नेशनल कॉन्फ्रेंस भी लगता है जैसे बीजेपी इसको 370 की रंग देती है, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस को कश्मीर घाटी में मतलब आसानी हो जाती है पीडीपी को काउंटर करने के लिए। इसलिए दोनों पॉलिटिकल पार्टीज को ये सूट करता है कि ये मुद्दा बना रहे ताकि अपनी अपनी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है उसको स्ट्रेंथन करे। बिल्कुल सही कहा आपने, पॉलिटिकल पार्टीज को सूट कर रहा है, इसीलिए इसको लगातार खत्म नहीं होने दिया जा रहा बल्कि दिन ब दिन चलाया जा रहा है। पवन जी, जनता में इसका कितना असर देखने को मिल रहा है? आप पत्रकार हैं, लोगों से मिलते हैं, बात करते हैं, क्या लोगों पे इसका असर है इस रेजोल्यूशन का? देखिए, यहाँ पर लोग बंट चुके हैं, जम्मू डिवीजन और कश्मीर डिवीजन। अब इसका विरोध होगा तो जम्मू संभाग के अंदर लोग वही बोली बोलेंगे जो भारतीय जनता पार्टी बोलेगी, कश्मीर में वही बोली बोली जाएगी जो नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी बोलेगी। लेकिन कुछ लोगों को समझ आ रही है कि ये मामला फिक्स है, क्योंकि विधान, जैसे दिनेश ने कहा कि चुनाव झारखंड और महाराष्ट्र के खत्म होने की कगार पर हैं, वोटिंग भी हो गई, अब तो खाली रिजल्ट ही आना है। तो ये मुद्दा तब तक था। लेकिन आज जो लीगल सेल ने जो सेमिनार किया है ना, वो एक सिर्फ आगे की रणनीति है, क्योंकि अगर नगर निगम के या नगर पालिकाओं के चुनाव आएंगे, पंचायती चुनाव आएंगे, तब तक जो 370 का जिन है वो जिंदा रहना चाहिए और इस मुद्दे को तब तक लेके चलेंगे। अगर ऐसा होता है तो जम्मू संभाग में बीजेपी इसको अलग तरीके से लोगों को भरमाएगी, कश्मीर में पीडीपी अपने तरीके से और नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने तरीके से। उमर अब्दुल्ला आज पुंछ पहुंचे, चीफ सेक्रेटरी अटल डुल्लू और अपने कैबिनेट मिनिस्टर्स के साथ, और एक रिव्यू मीटिंग ली वहां जाकर, सुरक्षा की भी, बाकी चीजों की भी, और वहां का जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन था और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन वो भी उस मीटिंग में शामिल हुए। उमर अब्दुल्ला जब 2009 से 2014 तक मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने अलग अलग जिलों में जाकर बैठकें करना और वहां की रिव्यू मीटिंग लेना, ये एक ट्रेंड शुरू किया था। उसके बाद बीजेपी पीडीपी ने शुरू किया बैक टू विलेज, जिसको एलजी प्रशासन ने भी आगे बढ़ाया। तो क्या दिनेश जी, आपको लगता है कि उमर अब्दुल्ला का एक लोगों तक पहुंचने का ये एक स्ट्रेटजी हो सकती है, या फिर उमर अब्दुल्ला एज ए चीफ मिनिस्टर बाकी चीजें कर नहीं पा रहे हैं तो उनको लग रहा है कि जिलों में ही जाकर कम से कम लोगों की समस्या का समाधान किया जाए और लगे लोगों को कि सरकार बन चुकी है?
देखिए ये पहला बड़ा पुराना कंसेप्ट है दीपक जी। डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट बोर्ड्स की मीटिंग होती थी जी। उसको चीफ मिनिस्टर ही हर बार चेयर करते चेयर थे, चाहे उसमें पीडीपी के टाइम की बात करें, पीडीपी बीजेपी की टाइम करें, या नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस की करें, या पीडीपी कांग्रेस की गवर्नमेंट की बात करें। ये एक पुराना ट्रेडिशन है, लेकिन अब ये चेंज ऐसे हो चुका है कि अब डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट बोर्ड की जगह डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल बन चुकी है। अब इलेक्टेड बॉडी है, पहले इलेक्टेड बॉडी नहीं होती थी क्योंकि हर डिस्ट्रिक्ट की जो मीटिंग होती थी उसको चेयर चीफ मिनिस्टर करते थे। अब मुझे लगता है कि ये थोड़ा कंफ्लिक्ट हो जाएगा, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल और डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट बोर्ड की में कौन कहां बैठेगा, कौन चेयर करेगा, क्योंकि प्रोटोकॉल के हिसाब से डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल का जो चेयरपर्सन होगा वो एक तरह से वो हेड है उस डिस्ट्रिक्ट का। तो इसलिए क्या एमएलए का प्रोटोकॉल क्या है, डीडीसी चेयरपर्सन का प्रोटोकॉल क्या है, ये आने वाले दिनों में अभी देखेंगे। आज पहली मीटिंग हुई है, अभी देखेंगे कि कौन कहां बैठा था, क्या जो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के मेंबर थे उनको कहां स्पेस दी गई, क्या उनको बोलने का मौका दिया गया, क्या उनको पूरा अकोमोडेट किया गया, क्या जो चेयरपर्सन डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के हैं उनको कितना मौका दिया गया, उनकी कितनी बात सुनी गई, उनको कहां बिठाया गया। क्योंकि 2009 से पहले अब 2024 में पूरा सिस्टम बदल चुका है। 3 टियर पंचायती राज सिस्टम अब प्रॉपरली एस्टेब्लिश हो चुका है। तो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल को साइडलाइन करके डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट बोर्ड की मीटिंग आप नहीं कर सकते। तो देखते हैं अब सरकार किस तरह से अकोमोडेट करती है सारे सिस्टम को। पवन जी, जैसे ही उमर अब्दुल्ला पुंछ से निकले वहां पर एक पब्लिक और पुलिस का क्लैश भी देखने को मिला। बहुत सारी जनता वहां इकट्ठी हो गई थी, उनका कहना था कि हमें मुख्यमंत्री से मिलना है और पुलिस ने मिलने नहीं दिया। तो आपको लगता है कि सरकार भी 10 साल बाद जो है चुनाव होकर बनी है, लोगों की उम्मीदें ज्यादा है, लोग मुख्यमंत्री से मिलना चाहते हैं? बिल्कुल, जैसा हमने सुबह बात की थी कि जो लोगों के मुद्दे हैं, लोग चाहते हैं कि अगर मुख्यमंत्री यहाँ पर आए हैं, उनके साथ कबीना पूरा आया हुआ है, तो वो हम लोगों से भी मिले, हमारी भी बात करें। आप डिस्ट्रिक्ट जो एडमिनिस्ट्रेशन के अधिकारी हैं या तमाम विभागों के जो एचओडी हैं, आप उनसे मिलके चले जाएंगे, या डीडीसी काउंसिल के जो लोग हैं, जो चुने हुए नुमाइंदे कुछ हैं, उन लोगों से बात करेंगे। लेकिन आम लोग चाहते हैं कि वो सीएम से मिलें, खुद अपने मुद्दे रखें। तो उसी को लेकर लोगों के अंदर गुस्सा था, जब नहीं मिलने दिया गया तो फिर उसका विरोध हुआ। लेकिन यहाँ पर दिनेश जी ने जो एक बात कही, मैं थोड़ा सा इसको एक दूसरे ट्रैक की तरफ भी देख रहा हूँ कि आप डीडीसी का जो मीटिंग होती है डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल की, वो एक अलग तरीके से पहले भी हो रही थी। लेकिन जब से ये 3 टायर्स के बना है पंचायत का, उसके बाद पहली बार सरकार जो है वो इतने सालों के बाद चुनाव हुए हैं, तो नई सरकार जो आई है, मुझे लग रहा है कि ये अलग टाइप से कोई प्रोग्राम करना चाहते हैं डिस्ट्रिक्ट के सिर्फ सभी अधिकारियों। जैसा कि जो जानकारी मिली है कि पुंछ में तमाम विभागों के जो अधिकारी थे उनके साथ रिव्यू मीटिंग की गई है। मैं उसमें कोई भी ऐसा इशू नहीं आया था कि इन लोगों की ट्रांसफर्स का मुद्दा या कुछ, सिर्फ ढिलाई के जो प्लान हैं वो डिस्कस हुए हैं। लेकिन जैसा दिनेश कह रहे हैं, वो वेट करना पड़ेगा, वो सब चीजें आएगी सामने कि डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के लोग अगर बुलाए गए थे तो वो उनको मौका मिला, या उनको सुना गया, जब वो कहाँ बैठे थे। अगर दूसरी तरीके से देखा जाए तो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल की अगर बैठक है तो मीटिंग चेयर जो है वो डीडीसी ही करेगा, उनके साथ सीएम बैठ सकते हैं। पिछले 1 महीने से जम्मू कश्मीर में जिस तरह आतंकी गतिविधियां बढ़ी हैं और आतंकी घटनाएं हुई हैं, उसके बाद ये जरूरी लग रहा था कि कोई कड़े कदम केंद्र सरकार उठाए, क्योंकि होम मिनिस्ट्री लगातार इसके ऊपर चिंतन मंथन कर चुकी थी। तो आज एनआईए ने 8 लोकेशंस पर अलग अलग रेड्स की हैं और सारी रेड्स जो हैं टेरर से जुड़ी हुई हैं। दिनेश जी, आपको लगता है कि एनआईए को और स्ट्रांग होना पड़ेगा, जिस तरह से लगातार आतंकी नेटवर्क वापस एक बार शुरू होने की कगार पर नजर आ रहे थे? जी दीपक जी, अगर जम्मू संभाग की बात करें तो एनआईए ने ऑलमोस्ट सारे केस टेक ओवर कर लिए हैं, जितने भी इंसिडेंट हुए। जो रिसेंटली जो किश्तवाड़ में हुआ, जिसमें एक जेसीओ की शहादत हुई, उसके बाद जो कठुआ में हुआ, तो अभी एनआईए किसी कंप्रीहेंसिव पॉलिसी पे शायद काम कर रही है कि जो जितना भी नेटवर्क है, टेरर नेटवर्क, जो रिवाइवल करने की कोशिश की जा रही है, जो रिवाइव करने की कोशिश की जा रही है जम्मू संभाग में, उसको कैसे डिसमेंटल किया जाए। इसके लिए शायद आज के जो रेड्स हैं इसी कंटेस्ट में मारे गए हैं, ताकि जो इनका नेटवर्क है उसको डिसमेंटल किया जाए, ताकि ये रिवाइव ना हो पाए टेररिज्म जम्मू संभाग में। खासतौर जो हमारे हिली एरियाज हैं वहाँ बड़ी डेस्परेटली कोशिश की जा रही है कि टेररिज्म को फिर रिवाइव किया। पवन जी, पाकिस्तान तो कोशिश कर ही रहा है, मगर आपने 2-3 दिन पहले एक खबर भी की थी कि लोकल नेटवर्क जिस तरह पुंछ, राजौरी और अर्स्टवाइल डोडा डिस्ट्रिक्ट में, क्या जो नेटवर्क है, टेरर नेटवर्क, वो वापस एक्टिव हो रहा है? देखिए, आज जो रेड हुई है ना रियासी में, रामबन में, किश्तवाड़, डोडा में, ये उसी के सिलसिले में थी। जो लोग इन्फिल्ट्रेशन कर रहे हैं,
जो एक केस रजिस्टर हुआ था कि कुछ लोग जो हैं वो इसमें इन्वॉल्व थे कि जो टीमें बाहर से आएंगी उनको फैसिलिटेट करना है, यानी कि OGW ओवरग्राउंड वर्कर का जो नेटवर्क था वो लोग इनके लिए यहाँ पर काम कर रहे हैं, उनको लॉजिस्टिक सपोर्ट मुहैया करवानी है। उसी सिलसिले में जो लोग चिन्हित किए गए थे वहां पर रेड की गई है। और NIA उसके साथ साथ SIA दोनों जॉइंट जब मिलकर काम करेंगे तो इस तरह का जब इनपुट्स इनके पास आते हैं उसके ऊपर अगर सख्ती से काम किया जाएगा तो OGW नेटवर्क की कमर टूट सकती है। लेकिन उसके लिए सख्ती बरतनी पड़ेगी, क्योंकि अभी भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो डिफरेंट एप्स के जरिए पाकिस्तान में बैठे जो इनके आका हैं, जो ISI के गुर्गे हैं, उनके साथ लगातार संपर्क में है और आए दिन जो इन्फिल्ट्रेशन की कोशिशें हो रही हैं उन्हीं को फैसिलिटेट करने के लिए जो टेररिस्ट यहाँ पर घुसपैठ करके आएंगे उनको कहाँ रखना है, कहाँ पहुंचाना है, कौन सा सामान उनको मुहैया करवाना है, वो सारा सामान इनके पास तैयार होता है। और ये रेड भी उसी सिलसिले में थी कि इन लोगों के पास से क्या क्या मिलता है, क्योंकि इनपुट्स तो सुरक्षा एजेंसियों ने जो कुछ दिन पहले जो एक खबर थी कि बहुत से जो मैसेज थे वो डिकोड किए थे, उससे पता चला है कि एक बड़ा नेटवर्क जो है वो इन्फिल्ट्रेशन से पहले ही रेडी हो जाता है। जैसे ही घुसपैठ होती है उसके बाद उन लोगों को फैसिलिटेट करने की पूरी तैयारी हो जाती है। जैसे गुलमर्ग में जो अटैक हुआ वहां पर जो मिलिटेंट पार करके आए थे उनको 24 घंटे के भीतर ही OGW नेटवर्क का साथ मिल गया और वहां पर अटैक हो गया। तो जरूरत है इस समय एक जो टेरर नेटवर्क नया डेवलप अगर कर रहा है, कोई नई क्रिएशन हो रही है उसको तोड़ने की, और NIA उसके लिए काम कर रही है। फारूक अब्दुल्ला नेशनल कॉन्फ्रेंस के चीफ और उनकी सरकार भी है, तो इसलिए सरकार के मुखिया भी वो एक तरह से हैं, क्योंकि सरकार के बीच में क्या होगा वो बकायदा काफी कुछ देखते भी होंगे। उनका एक बयान दिनेश जी आज आया है, फारूक साहब ने कहा है ग्रेजुअली ऑल स्कैम्स विल बी इन्वेस्टिगेटेड वेदर इट इज जल शक्ति स्कैम। हालांकि फारूक साहब खुद भी JKS स्कैम में रहे हैं और बहुत देर कोर्ट में जो है आते जाते भी रहे हैं, तो इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, जब से ये सरकार बनी है दीपक जी, सरकार के मंत्री भी जो बड़े बड़े दावे कर रहे हैं कि पिछले 10 सालों में बड़े स्कैम हुए हैं। अब ये एलिगेशन लगता है कि स्कैम हुए हैं। अब सरकार की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि लोगों ने सरकार को मैंडेट दिया है कि इन्वेस्टिगेट करे जो स्कैम हुए, क्या सच में स्कैम हुए हैं, जहां एक फैब्रिकेटेड एक तरह से नैरेटिव क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। अगर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जी ने ये कहा है तो अब वो उस ऐसी पार्टी को हेड कर रहे हैं जो पार्टी रूल कर रही है, बिल्कुल। तो मुझे लगता है उसको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। क्या जल शक्ति है, जो पुराने भी स्कैम है, उसके पहले भी जो स्कैम है, सबको इन्वेस्टिगेट करे, क्या सच में स्कैम हुए हैं, जहां वैसे LG एडमिनिस्ट्रेशन या पिछली BJP PDP सरकार पे ये एलिगेशन लग रहे हैं। अभी अगर सरकार सीरियसली इसको इन्वेस्टिगेट करती है तभी चीजें सामने आएंगी। तो चलिए सरकार देखते हैं किस तरह से बाकी स्कैम्स को निकालती है। पवन जी, हम लगातार ये नजर बनाए हुए थे कि बीजेपी अब ऑपोजिशन में है और बीजेपी के प्रदर्शन देखने को मिलेंगे, और आज बीजेपी का पहला प्रदर्शन जो बीजेपी की तरफ से ऑफिशियली विक्रम रंधावा बाहू से विधायक हैं उनका देखने को मिला। उन्होंने हिंदी के साथ भेदभाव का आरोप लगाया और कहा कि बहुत कम पोस्ट्स निकली हैं हिंदी के लेक्चरर्स की, और मैं कोशिश करूंगा कि हिंदी के साथ साथ पंजाबी, डोगरी और संस्कृत के भी लेक्चर्स लगाए जाएं, और ये बहुत देर से पेंडेंसी है, और ये मैं मामला सीधे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के पास उठाऊंगा। देखिए, प्रोटेस्ट तो अब करने पड़ेंगे, क्योंकि आप विपक्ष में हो तो प्रोटेस्ट तो है ही है, और भारतीय जनता पार्टी वैसे भी प्रोटेस्ट के लिए बहुत ज्यादा अग्रसर रहती है। कोई भी मुद्दे हो उसके ऊपर प्रोटेस्ट होता है, और ये जो मुद्दा है पोस्ट का, जो 10+2 लेक्चरर्स की पोस्ट का, इसके ऊपर तो प्रोटेस्ट मुझे लगता है कि करना भी चाहिए। इसके लिए लोगों को भी बाहर आना चाहिए कि आप जहां पर अरेबिक या फिर दूसरी जो भाषाएं हैं जो जिनका हिंदुस्तान से लेना देना नहीं है, आप उनके लेक्चर के यहाँ पर पद निकाल रहे हो। संस्कृत, डोगरी, हिंदी, इन लोगों के डोगरी और संस्कृत का तो नाम ही छोड़िए, हिंदी के आप इतने कम निकाल रहे हो कि जबकि जम्मू संभाग के भीतर हिंदी के लेक्चर की बहुत सी पोस्टें खाली हैं। तो आप जो है सिर्फ दूसरे पोस्टें भरे जा रहे हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि किस तरीके के साथ इनकी स्ट्रेटजी बन रही है, किस तरीके के साथ इन्होंने ये लिस्ट जो तैयार कर रहे हैं। वो हमने खबर भी चलाई थी कि इसमें 4 से 5 ऐसे सब्जेक्ट हैं, मुझे नहीं लगता कि जम्मू संभाग के भीतर उनमें से ज्यादा कोई 10-12 लोग ही होंगे पढ़ने वाले, या फिर नए पढ़ाने वाले कोई आ जाएंगे तो बात अलग है। बिल्कुल, जब से जम्मू कश्मीर की सरकार बनी है सबसे बड़ा प्रोटेस्ट अभी तक सैनिटेशन वर्कर्स का रहा है। दिनेश जी, सैनिटेशन वर्कर पिछले 8-9 दिनों से हड़ताल पर थे और उन्होंने कहा था कि हम काम छोड़कर जो है बिल्कुल बैठ जाएंगे और ये हड़ताल चलती रहेगी। और सैनिटेशन वर्कर्स की हड़ताल का सबसे ज्यादा असर देखने में सोसाइटी में ये मिलता है कि हर तरफ गंद, और एक तरफ जहां की स्वच्छ भारत की बात होती है तो गंदगी से तो हर कोई हाय तौबा करता है। ऐसे में डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने
कोशिश की कि बीच बचाव करके कि ये प्रोटेस्ट खत्म करवाया जो डिविजनल कमिश्नर से भी ये सभी लोग मिले हैं और सरकार ने एक आश्वासन दिया है उन्हें कि जो जोन 2 और जोन 3 की प्राइवेटाइजेशन की बात हो रही थी वो नहीं किया जाएगा। मगर बड़ी बात यह है कि जम्मू कश्मीर सरकार के पास कितनी पावर्स हैं खुद डिसीजन लेकर उनको इंप्लीमेंट करने की, या फिर हर चीज के लिए एलजी साहब की तरफ देखना पड़ेगा। तो क्या ये मसले सॉल्व करवा पाएंगी सरकार? ये देखिए दीपक जी, आउटसोर्सिंग की बात हो रही थी जी। एक विज्ञापन जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने निकाला था कि फला एरिया को हम आउटसोर्स कर रहे हैं, वहां पे गार्बेज कलेक्शन और क्लीनलीनेस के लिए एक टेंडर इनवाइट किए थे कि कोई भी जो पार्टी है, चाहे एनजीओ है, चाहे कोई फर्म है, वो टेंडर फ्लोट करके अगर टेंडर आता है तो उनको मिलता है टेंडर, तो वो सारा मतलब काम शुरू करेंगे। शायद सरकार को लगता है कि हमारे पास इतने एम्प्लॉय नहीं है, हमारे पास मैन पावर नहीं है, इसलिए हम प्राइवेट इसको आउटसोर्स करके प्राइवेट कंपनीज को बुलाएंगे। तो एम्प्लॉयज को ये गवारा नहीं हुआ कि आउटसोर्स कर रही है सरकार, जबकि ज्यादा भर्ती की जाए, क्योंकि यहाँ पे जो कुछ काम कर रहे हैं एम्प्लॉयज वो भी रेगुलराइज नहीं हुए हैं। उनको लगता है कि उनको रेगुलराइज करके उनको काम पे लगाया जाए। दूसरी तरफ सरकार को लगता है कि हमारे पास इतनी मैन पावर नहीं है, अगर इनको रेगुलराइज करेंगे तो ये लोग काम नहीं करेंगे। जितना ज्यादा होके आउटसोर्स किया जाए, प्राइवेट प्लेयर्स को बुलाया जाए, तो सफाई भी ज्यादा रहेगी और ट्रांसपेरेंसी भी रहेगी, अकाउंटेबिलिटी भी रहेगी। तो लेकिन ठीक है, अच्छी बात है कि उप मुख्यमंत्री की इंटरवेंशन के बाद ये स्ट्राइक खत्म हुई, ताकि शहर में अगर इन दिनों जब हम इसकी बात करें, इन्वायरमेंट की बात करें या पोल्यूशन की बात करें, इसमें पोल्यूशन हायर लेवल पे जम्मू शहर में, बिल्कुल अगर ये स्ट्राइक ज्यादा चलती तो लोगों की सेहत पे भी असर पड़ता, सफाई पे भी असर पड़ता। बहुत धन्यवाद आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। और कश्मीर में सर्दी का आलम यह है कि लगता है इस बार शायद चिल्ले कलां से पहले ही अच्छी खासी सर्दी हो जाए और स्नोफॉल भी हो जाए। अभी नवंबर है और श्रीनगर अभी जो है टेम्परेचर जो नॉर्मल रहता है उससे नीचे शिवर कर रहा है। जम्मू में भी सुबह और शाम की सर्दी बढ़ने लगी है। तो अपना बेहद ख्याल रखिए, क्योंकि सर्द मौसम में अपने आप को गर्म रखना बहुत जरूरी है। तो कल दोबारा मुलाकात करेंगे, कल जो खास रहेगा उसकी चर्चा करेंगे। तब तक के लिए सरकारी चाल से और बाकी कार्यक्रमों को देखते रहिए और फॉलो शेयर जरूर करा करिए। बहुत धन्यवाद।